तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्राइंडिंग ऑपरेशंस पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशंस में, जिसमें सरफेस ग्राइंडिंग है ना, उसके बाद जो है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जो है, सरफेस ग्राइंडिंग, क्रीप फिट ग्राइंडिंग, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंटरलेस ग्राइंडिंग वो भी पढ़ चुके हैं। अब ग्राइंडिंग का ही एक तरह का अलग टाइप्स, एक अलग तरह का ग्राइंडिंग ऑपरेशंस है जिसको हम लोग कहते हैं हनिंग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं हनिंग के बारे में। हनिंग भी क्या है? एक प्रकार का ग्राइंडिंग ऑपरेशंस ही है। ये क्या है? एक ग्राइंडिंग ऑपरेशंस है जिसका जो है यूज फिनिशिंग ऑपरेशन करने के लिए, यानी कि जो वर्क होता है, वर्क पीस, उसका जो फिनिशिंग देते हैं, है ना, फिनिशिंग के लिए हनिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो हनिंग है क्या और कैसे किया जाता है और इसका हम लोग कब यूज करते हैं? तो हनिंग एक लो एवरेटिंग प्रोसेस है, यानी कि हनिंग एक लो एवरेटिंग प्रोसेस मतलब ये हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा मेटल का रिमूवल नहीं होता है। ठीक है, ये एक लो एवरेटिंग प्रोसेस होता है जिसमें बहुत कम मेटल की रिमूविंग होती है, जिसमें बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक्स का यूज किया जाता है। हनिंग में क्या यूज किया जाता है? एक बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक्स का यूज किया जाता है जो मेटल को रिमूव करके और वो हमें फिनिशिंग ऑपरेशन देता है। तो मेटल या तो वर्क पीस हमारा मेटेलिक होता है या नॉन मेटेलिक होता है। तो जो भी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक सरफेस हो, उस सरफेस को ये फिनिशिंग देता है। मतलब थोड़ा बहुत ये मटेरियल को रिमूव करके, है ना, उसका फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशंस में हनिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो हनिंग प्रोसेस का जो रेयरली यूज होता है किसी एक्सटर्नल एक्सटर्नल सरफेस के लिए, जैसे कोई एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस, है ना, ये एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस या फिर फ्लैट सरफेस अगर कोई है तो इसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन रेयरली यूज होता है इसके लिए, रेयरली यूज होता है एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस या फ्लैट सरफेस के लिए, क्योंकि इसका जिस तरह से इसकी बनावट होती है और जिस तरह से ये मेटल को रिमूव करता है, वो हनिंग खास करके सबसे ज्यादा जो सुटेबल है वो है इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए। किसके लिए? इंटरनल सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए, है ना। तो इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल जो है ये हनिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंटरनल सरफेसेज। तो दिस इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड एज फाइनल ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का यूज हम फाइनल ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करते हैं। इससे जो हमारा वर्क में जो थोड़ा बहुत एरर है या कुछ डायमेंशनल का इनकरेक्शन है, तो वो सब हम हनिंग प्रोसेस के थ्रू उसकी डायमेंशन को करेक्ट करते हैं, उसमें जो एरर है उसको दूर करते हैं और उसके साथ ही जो है सरफेस फिनिश भी देते हैं। ठीक है, तो हनिंग प्रोसेस का यूज करेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी, ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी देने के लिए, जैसे कि कोई वर्क पीस ऐसा है, कोई वर्क पीस ऐसा है जिसका इंटरनल, मान लीजिए कि कोई एक सिलिंड्रिकल वर्क पीस है ना ये, और इसका जो ये इंटरनल सरफेस है ये आउट ऑफ राउंड है, मतलब प्योर जो है राउंड जैसा होना चाहिए, जिस तरह से सर्किल होता है राउंड, उस तरह का राउंड नहीं है ये, इस राउंडनेस में कुछ एरर है। तो फिर हम हनिंग प्रोसेस का यूज करके इसको हम एक परफेक्टली राउंड शेप का बना सकते हैं। फिर या ऐसा हो कि कोई सरफेस टैपर हो, यानी इंटरनल जो सिलेंडर है, जैसे यहाँ पर इन सिलिंड्रिकल एक हॉलो सिलेंडर है और हॉलो सिलिंड्रिकल का ऐसा सरफेस है कि यहाँ पर टैपर्ड हो गया है। ठीक है, इसमें जो होल है वो स्ट्रेट नहीं है, टैपर्ड है। तो फिर इस टैपर टैपर को अगर हम हटाना है तो फिर हम हनिंग प्रोसेस के थ्रू इस टैपर, जो इसका सरफेस टैपर्ड है, उसको हम स्ट्रेट कर सकते हैं।
या फिर एक्सियल डिस्टॉर्शन, मान लेते हैं कि यहाँ पर सिलिंड्रिकल सरफेस है और कहीं जाकर के ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया है ना। तो इस एक्सियल डिस्टॉर्शन भी अगर है तो भी हनिंग प्रोसेस से उसको हम लोग सीधा कर सकते हैं। तो हनिंग प्रोसेस का जो इस्तेमाल है वो ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी देता है वर्क पीस को। ये ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी मतलब उसको परफेक्ट राउंड बना देता है इंटरनल सरफेस को। अगर ये सरफेस टैपर्ड है तो उसको स्ट्रेट बनाने में भी हम हनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। एक्सियल डिस्टॉर्शन, अगर जो है सरफेस में कहीं कहीं डिस्टॉर्शन है, प्योर स्ट्रेट नहीं है, कहीं पर ऐसे जैसे ये डिस्टॉर्शन है, इस तरह का सरफेस जो है यहाँ पर इस तरह का बना हुआ है, डिस्टॉर्शन है एक्सियल, तो फिर वहां भी हम इसको करेक्ट करके इसके साइज को हम लोग डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट बना सकते हैं। तो हनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। दूसरा चीज है इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी। अगर मान लीजिए कि कोई एक सिलिंड्रिकल सरफेस है और इसका अगर डायमीटर मान लेते हैं कि 15 mm है ना, जबकि हमको डिजायरेबल है कि इसका डायमीटर कम से कम 17 mm चाहिए, डायमीटर 17 mm हो, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1 mm थिकनेस जो है और इधर से काटना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों तरफ 1-1 mm कटेगा, तो 17 mm का ये क्या बन जाएगा, डायमीटर का ये इंटरनल होल बन जाएगा। तो फिर ऐसे में रिमूविंग करने के लिए, मतलब डायमेंशन यहाँ एक्यूरेट नहीं है, डायमेंशन को हमें एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर हम हनिंग प्रोसेस से हम डायमेंशनल एक्यूरेसी दे सकते हैं। तो अब आता है कि हनिंग प्रोसेस होता कैसा है। तो ये है हमारा हनिंग प्रोसेस में वर्क और जो हनिंग टूल होता है उसका फिगर, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ये एक वर्क है, ये वर्क को हम लोग क्या कर देते हैं, किसी जो हनिंग जहाँ पे प्रोसेस होती है तो वर्क को हम फिक्स कर देते हैं एक पॉइंट पर, ठीक है। और ये हमारा हनिंग टूल है, ये हनिंग टूल है। ये हनिंग टूल इस प्रकार से बना हुआ है कि ये एक बीच में इसका एक स्पिंडल है और स्पिंडल पर ये एक यहाँ पर जो स्टिक्स आगे गया हुआ है, और ये इसके लास्ट एंड पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक एब्रेसिव स्टिक्स है। ये क्या है, इसको हम लोग हनिंग स्टिक कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हनिंग स्टिक, HONING, हनिंग स्टिक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हनिंग स्टिक है। ये हनिंग स्टिक जो है ये कैरी करता है एब्रेसिव ग्रेन्स जो है इसमें, जैसे कि हम फिगर से ही देख रहे हैं कि ये जितना भी हनिंग स्टिक है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, हनिंग स्टिक है। हनिंग स्टिक में जो ये डॉट डॉट दिया हुआ है ये सब इस हनिंग स्टिक्स के ऊपर ग्रेन्स है, एब्रेसिव ग्रेन्स है। जो यही एब्रेसिव ग्रेन्स जो है इस होल के मतलब मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ हनिंग स्टिक्स जो है ये इस टूल के ऊपर, हनिंग टूल के ऊपर लगा हुआ रहता है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट का जैसा सुविधा होता है कि हम जब चाहेंगे तो इस स्टिक्स को आगे बढ़ा करके और आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको बैक भी कर सकते हैं, तो ये आगे पीछे अपना हो सकता है सारा, है ना। लेकिन जो होगा जैसे अगर आगे जाएगा तो सारा का सारा स्टिक्स आगे जाएगा, अगर बैक होगा तो सब के सब बैक होगा। इस तरह का यहाँ पर इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये वर्क है, और जैसे ये हम जब वर्क के अंदर हमको एक इंटरनल होल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल होल दिख रहा है, तो अब यहाँ पर इसका सरफेस फिनिश करना है, तो हनिंग टूल को हम लोग इसमें क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए, और इसका जो स्टिक्स है उसको हम लोग इस प्रकार से सेट किए कि हनिंग जो स्टिक है वो इस इंटरनल सरफेस के साथ क्या आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। तो इस स्टिक्स के सरफेस पर तो यहाँ पर ग्रेन्स पार्टिकल मौजूद है, यानी कि ये ग्रेन्स पार्टिकल जो है वो इस सरफेस के कांटेक्ट में क्या हो गया, आ गया, है ना।
इसके बाद हम इस हनिंग टूल को यहाँ पर रोटेशन देते हैं, यानी कि इस पर हम पावर सप्लाई करते हैं तो ये घूमना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये रोटेट करते रहेगा तो जो इसका स्टिक्स है ये सरफेस को ऐसे रगड़ते हुए जाएगा, रबिंग करते हुए जाएगा, और इसमें मौजूद जो एब्रेसिव ग्रेन्स है वो सब यहाँ पर मेटल को क्या करते जाएगा, रिमूव करते जाएगा, है ना, इसके सरफेस से मेटल को रिमूव करते जाएगा। तो चूंकि रोटेशन प्योर राउंड होता है, रोटेशन जब भी होगा तो क्या होगा, प्योर राउंड में होगा रोटेशन, तो इसीलिए ये क्या करेगा कि ये काटते जाएगा एकदम राउंड शेप में, जो है यहाँ पर वर्क पीस के इंटरनल सरफेस को पूरे राउंड शेप में ये काटते चला जाएगा। और हम लोग इसकी डायमीटर को भी मेजर करते जाते हैं कि एक जो हमारा डिजायरेबल डायमीटर है वहां तक आने के बाद जो ये इसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इससे हमको डायमेंशनल एक्यूरेसी भी मिल जाएगी, और जो राउंडनेस अगर नहीं है इस होल में तो ये राउंड भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि ये इंटरनल सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं है, मतलब कहीं कहीं पर हिल है, वैली है, इस तरह का शेप जैसा इंटरनल सरफेस बना हुआ है, तो ये हनिंग टूल इस तरह का जो अनइवननेस है सरफेस के ऊपर उसको भी ये खत्म करके एकदम प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस जो है इसमें दे देता है। तो हनिंग टूल के पास दोनों तरह का, एक तो ये रोटेशन में होता है तो इसका एब्रेसिव इसके सरफेस से मेटल को लगातार रिमूव करते रहता है। दूसरा चीज है कि इसका यूज अगर जब जैसे हम सिलिंड्रिकल सरफेस को अगर हम लोग फिनिशिंग करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो हनिंग टूल जैसे अभी हम लोग यहाँ सेट किए थे, हनिंग टूल यहाँ पर सेट था, ये वाला इस तरह का हनिंग टूल सेट है, तो यहाँ पर तो यहीं का ना ये मेटल को सिर्फ रिमूव करेगा। तो हनिंग टूल को रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी देते हैं, ये यहाँ पर कट कर दिया तो फिर इसको हम लोग एक्सियल मोशन दे करके आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ये यहाँ पर सिलेंडर के यहाँ पर फिनिश देगा। इस तरह से ये लगातार ये पूरा सरफेस के ऊपर फिनिश देते हुए लास्टली बाहर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग 2-4 बार जो है इस तरह से सिलेंडर के अंदर का जो होल है इंटरनल सरफेस पर हनिंग टूल को बार बार जो है यहाँ पर अप्लाई करके और इसके इंटरनल सरफेस के मेटल्स को रिमूव करते हैं। इस तरह से इंटरनल सरफेस पूरा स्ट्रेट भी हो जाता है ना। उसका अगर कुछ डायमीटर अगर उसका कम हो रहा था तो हनिंग टूल से और मेटल को रिमूव करके हम इसकी डायमीटर को इंक्रीज भी करके एक परफेक्ट जितना चाहिए उतना पे ला भी सकते हैं। तो इस तरह से ये हनिंग ऑपरेशन जो है ये एक फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। इसमें जैसा कि हम बताएं कि जो स्टिक्स है, एब्रेसिव स्टिक्स है, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेटल का रिमूवल नहीं होता है। ये सब हम कट मतलब वर्क पीस को फिनिशिंग ऑपरेशन देने के लिए ही हनिंग प्रोसेस करते हैं कि थोड़ा बहुत इंटरनल सरफेस में अगर गड़बड़ी है, थोड़ा बहुत मेटल रिमूव करने की जरूरत है, तब हम लोग हनिंग प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। ऐसे जो है पहले वर्क पीस में जो होल बनाते हैं वो होल हम लोग बाय ड्रिलिंग प्रोसेस के मदद से हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस में होल बनाते हैं। अगर होल छोटा हो गया उसको और थोड़ा बड़ा होल करना है, मतलब बहुत छोटा होल है, अगर उसमें अभी भी मेटल रिमूव करके बड़ा करना है तो फिर हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। बोरिंग ऑपरेशन से होल को बड़ा किया जाता है ना। लेकिन लास्टली फिर हम देखते हैं कि अब होल जो बना है उस वो होल का जो इंटरनल सरफेस है वो उसका सरफेस पूरा स्मूथ नहीं है, कहीं कहीं पर उबड़ खाबड़ जैसा रफ जैसा है, या कुछ कुछ मतलब जो सरफेस है वो थोड़ा सा अनइवन सरफेस है, प्योर स्मूथ नहीं है। तो तब जा करके फिर हम हनिंग प्रोसेस करके उसको प्योर राउंड देते हैं। उस पे जितना भी थोड़ा बहुत व्हील है, मतलब हिल्स और वैली क्रिएटेड है
वो सबको रिमूव करके एक स्मूथ सरफेस फिनिश देते हैं। और इसको ये हनिंग टूल रोटेशन में भी होता है, और इसको हम रेसिप्रोकेट करके पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर हम हनिंग प्रोसेस के थ्रू जो है उसके सरफेस को हम फिनिश देते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कहता है कि एब्रेसिव ग्रेन्स आर बॉन्डेड इन द फॉर्म ऑफ स्टिक्स, यहाँ पर स्टिक्स के फॉर्म में एब्रेसिव ग्रेन्स बॉन्डेड रहता है ना। और स्टिक्स आर प्रेजेंटेड टू द वर्क सो दैट देयर फुल कटिंग फोर्स आर इन कांटेक्ट। यहाँ स्टिक्स जो है ये सरफेस के कांटेक्ट में होती है, तो पूरा जो कांटेक्ट फोर्स है वो स्टिक्स के ऊपर है, क्योंकि ये टूल तो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो ये स्टिक्स ही है जो इसको रगड़ रहा है, रबिंग कर रहा है सरफेस को, है ना। तो कटिंग फोर्स जो हो जाएगा वो इस पे आएगा, इस सब पे, स्टिक्स पे। तो इसमें थोड़ा बहुत मेटल का रिमूव होता है और फिनिशिंग ऑपरेशन मिलती है। ठीक है, तो खास करके कहता है कि जहां पर बड़ा बड़ा क्रेस्ट बना हुआ है, मान लीजिए ये राउंड है, कहीं पर ऐसे सरफेस के ऊपर इस तरह का एगो मतलब अनइवननेस जो है, ज्योमेट्री यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज है, तो फिर यहाँ पर पहले हम लोग बाय फोर्सली यानी स्टिक्स को ज्यादा फोर्स दे करके पहले इस क्रेस्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, तब जा करके फिर हम लोग का एक तरह का जब एक प्लेन, मतलब पूरा प्लेन तो नहीं, एक सब्सटेंशियल रूप से एक प्लेन सरफेस मिलती है, तब जा करके हम सारा स्टिक्स जो है इसको कटिंग करके इसको फाइनल ऑपरेशंस मतलब फाइनल फिनिश जो है वो दे देता है। तो ये था हमारा हनिंग प्रोसेस जो वर्क पीस के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हनिंग भी एक तरह का ग्राइंडिंग ऑपरेशन के जैसा ही है, और इसका यूज फिनिशिंग देने के लिए हम करते हैं। सेकेंड एक और फिनिशिंग ऑपरेशन जो ग्राइंडिंग की तरह ही है वो है लैपिंग। देखिए ये सब छोटा छोटा टर्म है, और जो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है एग्जाम में वो इस सब का बस एक डिफिनीशन के थ्रू आपको पूछ देता है या एग्जाम्पल के थ्रू पूछ देता है, और सब जो है एकदम क्लोज टर्म है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन को हमें थोड़ा क्लोज देखना पड़ता है। जैसे अब हनिंग के बारे में पढ़ लिए हैं, उसी तरह अब लैपिंग जो है, ये लैपिंग भी एक फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन ही है, हनिंग के जैसा ही ये भी एक क्या है, फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए लैपिंग किया जाता है। ठीक है, लेकिन हनिंग प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते थे कि एक हनिंग स्टिक्स यूज करते थे, ये एक हनिंग स्टिक्स था, है ना, और ये इसके ऊपर ग्रेन पार्टिकल्स रहता था, और ये ग्रेन पार्टिकल इस स्टिक के साथ बॉन्डेड था। यहाँ पर ग्रेन पार्टिकल्स फ्री नहीं था, है ना, हालांकि हम जैसे बताएं कि इसमें बहुत ज्यादा रिमूव नहीं होता है मेटल का, एक मतलब मास लेवल में नहीं कहेंगे, एक थोड़ा बहुत मेटल का रिमूव होता है ना। तो जो इसमें ग्रेन्स यूज हो रहा है वो इस स्टिक के साथ किसी बॉन्डिंग मटेरियल से बॉन्डेड है, इसमें ग्रेन्स फ्री नहीं है, यानी ये स्टिक्स घूमेगा तो ये ग्रेन्स को अपने साथ लेके घूमेगा, और ये ग्रेन्स जो है इस सरफेस को रगड़ते जाएगा और उसको कटिंग करते हुए जाएगा। लेकिन लैपिंग प्रोसेस में जो है लूज ग्रेन्स यूज होता है, इसमें क्या यूज होता है, लूज एब्रेसिव ग्रेन्स, ये ग्रेन्स जो है किसी से बॉन्डेड नहीं रहता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग किस लिए करते हैं, तो एक्सट्रीम एक्यूरेसी। अब हनिंग के बाद भी अगर कुछ जैसा बाकी हो रह गया है, जैसे हनिंग तो मोस्टली हम लोग इंटरनल सरफेस को सिलेंडर, अगर इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस को के लिए यूज करते हैं, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए वो उतना सुटेबल नहीं है, या फ्लैट सरफेस के लिए उतना सुटेबल नहीं है। लैपिंग जो है इसमें लूज एब्रेसिव ग्रेन्स यूज होता है, और ये इसका यूज हम करते हैं जब एक्सट्रीम एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशन मतलब हमारा जो भी वर्क पीस है उसका डायमेंशन एकदम नजदीक पहुंच गया है, लेकिन उसमें बहुत मतलब मिनिमम एक्यूरेसी की जरूरत है, यानी कि और एक्यूरेसी हम देना चाहते हैं, एक्सट्रीम एक्यूरेसी, तो फिर उस पर हम लोग लैपिंग ऑपरेशन कर देते हैं। उसके बाद है करेक्शन ऑफ माइनर इम्परफेक्शन इन शेप। अब उसके शेप में अगर कोई माइनर इम्परफेक्शन है
है ना। उसका जैसे हमारा मान लीजिए कि कोई फ्लैट सरफेस है, ठीक है, हमको दिख रहा है कि ये फ्लैट सरफेस है, लेकिन जब इसको हम बहुत क्लोज मतलब लेंस से देखेंगे तो दिखाई देगा कि अरे ये तो अभी भी सरफेस में थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या है, हिल और वैली बना हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसे हम लोग आंख से ऑब्जर्व हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो इस तरह का भी अगर माइनर इम्परफेक्शन है, या फिर कहीं पर मान लीजिए कि पूरा सरफेस ठीक है, कहीं पर एक जो है छोटा सा फ्लॉज मौजूद है। फ्लॉज मतलब हो गया कि मेटल का कुछ स्क्रेच मार्क जो रह जाता है, वो स्क्रेच मार्क जैसा कुछ यहाँ पर बाकी है, या फिर मान लेते हैं यहाँ पर जैसे जब हम कटिंग किए तो जैसे कुछ स्टेप स्टेप कट हो जाता है ना, तो ये वाला मौजूद है। तो ये सब एक माइनर इम्परफेक्शन हुआ शेप का, तो उसको भी हम करेक्शन करने के लिए फिर हम लैपिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अगला है रिफाइनमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। अब सरफेस फिनिश को और हम रिफाइन करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो लैपिंग से कर देंगे, तो और उसका सरफेस जो है और अच्छा हो जाएगा। क्लोज फिट बिटवीन मैटिंग सरफेस। अगर कोई मैटिंग सरफेस जो है क्लोज फिट नहीं हो रहा है, मतलब बहुत उसमें फिटिंग करने के लिए हमको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा लैपिंग ऑपरेशन कर देंगे तो इससे जो मेटल रिमूविंग होता है, इसमें मेटल रिमूविंग रेट ये मतलब लो होता है। इसको हम लोग सीधे लो बोलेंगे, वेरी लो नहीं कहेंगे, मतलब लो, बहुत कम मात्रा में मेटल का रिमूव होता है। तो अगर मतलब है कि दो मैटिंग सरफेस ऐसा है कि जो एकदम क्लोज है, अपने डायमेंशन के एकदम क्लोज है, लेकिन फिटिंग नहीं आ रहा है, मतलब इसमें है कि जैसे कि अगर हमको 1/10 जो है तो इसमें मेटल और रिमूव हो जाता है। एक एक तो 1 mm बहुत छोटा डायमेंशन हुआ, उसका भी अगर 10th पार्ट डायमेंशन है, यानी इतना डायमेंशन थोड़ा सा और रिमूव हो जाएगा तो क्लोज फिट हो जाएगा। तो फिर लैपिंग ऑपरेशन से मतलब इस तरह के मेटल को हम रिमूव करके हम उसको क्लोज फिट दे देते हैं। मतलब ये भी लैपिंग क्या है, एक फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन है, जिसमें हम लूज एब्रेसिव ग्रेन्स का यूज करके और हम थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा मतलब शेप में परफेक्शन, सरफेस फिनिश को और अच्छा, या क्लोज फिट, मतलब कोई भी दो मैटिंग सरफेस एकदम क्लोज फिट हो जाए वो, तो ये सब हम लैपिंग के थ्रू करते हैं। तो लैपिंग का मतलब जो लैपिंग कर देने से जैसे कि सरफेस फिनिश और बढ़ जाता है ना। तो इसमें जनरली जो एब्रेसिव यूज होता है वो सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसा कि हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के डिजाइनेशन में भी देखे थे कि ग्रेन साइज जो होता का जितना हायर नंबर ऑफ ग्रेन साइज होगा वो उतना ही ज्यादा फिनिशिंग ऑपरेशन देगा। तो सिलिकॉन कार्बाइड का मतलब जैसे सरफेस फिनिश है 0.75 से 1 mm तक, अगर सरफेस फिनिश करना है तो 220 टाइप का ग्रेन साइज यूज करते हैं, है ना। बहुत कम चाहिए, जैसे है कि यहाँ पर 0.13 से 0.25 mm तक ही हमको कटिंग करना है, तो फिर 800 नंबर का ग्रेन साइज जो कि काफी सुपर फिनिशिंग हो गया ये, है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, तो कह रहा है कि जो मेटल रिमूवल होता है वो सिलिकॉन कार्बाइड में मोर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक रिमूवल रेट विथ सिलिकॉन कार्बाइड आर जनरली मोर कंपेयर टू एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड में अगर कंपैरिजन करें तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये थोड़ा सा ज्यादा मेटल को ये स्टॉक रिमूव करता है। मतलब स्टॉक मतलब ये हो गया कि जो मतलब इधर उधर वाला जो मेटल होता है जो थोड़ा बहुत सरफेस के ऊपर बच गया है, तो वो सब मेटल को रिमूव करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड ज्यादा इफेक्टिव होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड से। लेकिन अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ज्यादा बेहतर फिनिशिंग देता है सिलिकॉन कार्बाइड से, ठीक है। अगर दोनों की ग्रेन साइज सेम हो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये मोर बेटर मतलब सरफेस फिनिश देता है। तो जैसे हम पीछे भी बताए थे कि जनरली नॉन फेरस मटेरियल के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं ग्रेन्स का,
है ना। और मेटेलिक के लिए जनरली हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। तो इस लैपिंग के थ्रू वही होता है कि लैपिंग जो किया जाता है वो कह रहा है कि बाय चार्जिंग ए लैप मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। ये जो लैप जो होता है वो एक सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ रहता है विथ एब्रेसिव पार्टिकल्स। एब्रेसिव पार्टिकल के साथ वर्क पीस के सरफेस पर रगड़ा जाता है। जैसे कि हम फिगर से यहाँ से समझ सकते हैं कि ये एक लैप है। ये लैप एक क्या है, सॉफ्ट मटेरियल। ये खुद क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। यानी कि ये अगर हार्ड रहेगा तो फिर हो सकता है कि ये वर्क पीस को ज्यादा घिस देगा, और ये वर्क पीस है ना। तो इसीलिए लैप टूल जो है ये खुद सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ रहता है। और यहाँ पर देखिए कि एब्रेसिव इन ए वैक्यूल, मतलब यहाँ पर एब्रेसिव खुला है। यहाँ पर एब्रेसिव जो है किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है। मतलब लैप लैप टूल के ऊपर एब्रेसिव ग्रेन्स को ऐसे ही लूजली छोड़ दिया जाता है। यानी एक ये एब्रेसिव पाउडर है एक तरह का। ये सरफेस मटेरियल के ऊपर ये पाउडर जैसा छिट मतलब पूरा लगा हुआ है। और वर्क पीस को हम लोग लेते हैं और इस पर क्या कर देते हैं, इस पर सिंपली जो है हम रगड़ देते हैं, इसको रबिंग कर देते हैं। तो क्या होगा कि ये एब्रेसिव जो है इस वर्क पीस के साथ कांटेक्ट में जाएगा। और अगर हम इस वर्क पीस को थोड़ा सा फोर्स दे करके और इसको थोड़ा सा रगड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल इसके सरफेस पर होगा वो हम लोग वो साफ हो जाएगा। जैसे सिंपल चीज है लैपिंग को समझने के लिए कि मान लीजिए कि हम लोग का जो कोई एक मतलब टूल्स है, या मान लीजिए कि एक कुल्हाड़ी ही है ना। यहाँ पर जैसे कि एक कुल्हाड़ी होता है, ये ये एक कुल्हाड़ी है मान लीजिए। तो कुल्हाड़ी को बहुत दिन हम लोग छोड़ दिए, ऐसे ही क्या हो गया कि इसके सरफे देख रहे हैं कि इसके धार के ऊपर जो है थोड़ा सा जंग जैसा कुछ मतलब कलर इसका चेंज हो गया है। तो हम लोग सिंपली इसको क्या करते हैं, इस कुल्हाड़ी को ले जाते हैं, एक पत्थर लेते हैं। जनरली लोग देखते होइएगा जो जो इसका वर्क करता है, जो इसका काम करता है, वो क्या करता है, एक स्टोन लेता है और इसमें थोड़ा बहुत जो है सो बालू का पार्टिकल, सैंड का पार्टिकल छिड़क देता है। और इस कुल्हाड़ी को लेकर के इस पत्थर पर दो चार बार ऐसे से रगड़ दिया तो फिर हम देखते हैं कि ये पूरा क्या हो गया, चमकने लग गया, है ना। ये पूरा जो है, जो अभी डल था इसका सरफेस, यानी इस पर थोड़ा बहुत रस्ट हो चुका था, वो अब फिर से जो है ब्राइट जैसा चमकने लग गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो टॉप सरफेस पर जो भी रस्ट वगैरह था, है ना, वो सब क्या हो गया, यहाँ पर रबिंग करने से वो रिमूव हो गया। तो ये मतलब हमको फिर से चमक दिखने लगा, और उसका जो शार्प एज है वो भी थोड़ा सा ज्यादा शार्पनेस हो गया पहले के तुलना में। हम लोग जब इसका धार खराब हो जाता है तो कुछ लोग पत्थर के ऊपर या कोई दूसरा मेटल के ऊपर इस तरह का एब्रेसिव दे करके कुछ कुछ और रगड़ देता है, तो फिर से उसका एज जो है तैयार हो जाता है। तो यही सब ऑपरेशन एक तरह का लैपिंग ऑपरेशन हो गया, जिसमें मेटल का खास रिमूवल नहीं होता है, लेकिन जो है उसका सरफेस फिनिश मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज है लैपिंग। लैपिंग के लिए कह रहा है कि जनरली अगर वर्कशॉप में जो लैपिंग होता है उसका स्पीड काफी ज्यादा होता है, 100 से 250 मीटर पर मिनट का होता है। अब हायर लैपिंग अलाउंस रिक्वायर हायर लैपिंग स्पीड। लैपिंग स्पीड अगर हायर है तो अलाउंस भी हायर होता है। तो ये सब हम लोग के लिए उतना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर लैपिंग कैन बी कैरीड आउट ऑन फ्लैट सरफेस। इसको हम फ्लैट सरफेस पे भी कर सकते हैं, एज वेल एज एनी अदर फॉर्म, जैसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में भी या एनी अदर फॉर्म में भी। तो लैपिंग जो है जनरली सब तरह के फॉर्म में यूज होता है, किया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ अदर फिनिशिंग ऑपरेशंस है जिसको हम लोग सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है,
सुपर फिनिशिंग मतलब हो गया कि वर्क पीस बन के तैयार है और उसको हमको लास्ट अब फिनिशिंग देना है। ठीक है, इसके बाद हम उस वर्क पीस को यूज के लिए हम भेज देंगे या यूज करने के लिए वो हमारा हो जाएगा। तो ये लास्टली सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन जो है इसमें कह रहा है कि सुपर फिनिशिंग इज अनदर एब्रेसिव प्रोसेस। ये भी एक तरह का क्या है, एब्रेसिव प्रोसेस है। जिस तरह से ग्रिंडिंग करके, ग्रिंडिंग एक हमारा एब्रेसिव प्रोसेस है, उसी तरह सुपर फिनिशिंग भी क्या है, एक एब्रेसिव प्रोसेस है। तो एब्रेसिव सुपर फिनिशिंग में जो ग्रेन्स होता है वो या तो कह रहा है कि आइदर ए बॉन्डेड एब्रेसिव होता है, जैसे कि हनिंग में बॉन्डेड एब्रेसिव हो गया फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस, और एक कप व्हील फॉर फ्लैट सरफेस, है ना। या फिर एक कप व्हील, जैसे फ्लैट सरफेस के लिए कप व्हील, या फिर सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए हनिंग। तो ये दो, ये क्या है, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है। सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस में क्या क्या होता है, इट रिमूव सरफेस फ्रैगमेंटेशन। अगर सरफेस के ऊपर थोड़ा बहुत, मतलब जैसे कि हम लोग सरफेस को छू रहे हैं और हाथ से छूने से लगता है कि अरे अभी सरफेस जो है, ऐसे हम देखने से लगता है कि वो स्मूथ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमको छूने से थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको थोड़ा सा और स्मूथ होना चाहिए था। जितना ज्यादा स्मूथ होगा उसमें ब्राइटनेस उतनी ज्यादा आएगी। तो फिर हम वहां पर सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद सुपर फिनिशिंग से क्या होता है कि इट रिड्यूसेज सरफेस स्ट्रेसेज। अगर मशीनिंग के दौरान अगर वर्क पीस के टॉप सरफेस के ऊपर अगर कुछ स्ट्रेसेज है ना, या कुछ ऐसा बर्न्स पार्टिकल्स है उस एकदम, ये सब सरफेस फिनिश है। ये सब क्या है, ये सब इंटरनल सरफेस इसको मतलब नहीं है, मतलब इसका टॉप सरफेस जो होता है उससे ये रिलेटेड चीज है। तो वैसा कुछ अगर स्ट्रेस मौजूद है, कोई बर्न पार्टिकल्स है, या फिर कोई सरफेस इंटीग्रिटी को रिस्टोर करना है, तो सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं। इट करेक्ट इनइक्वलिटी इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अब माइनर सा इनइक्वलिटी है, बहुत ही माइनर सा इनइक्वलिटी है, तो फिर हम सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस करते हैं। जैसे कि एक फिगर के थ्रू दिखाया गया है कि यहाँ पर एक वर्क पीस है जो रोटेट कर रहा है, और इसके ऊपर जो है एक स्टोन दिया हुआ है, यहाँ पर एक प्रेशर लगा करके, और स्टोन को हम वर्क पीस में सटने देते हैं, और इसी स्टोन में थोड़ा ये जो है थोड़ा बहुत एब्रेसिव ग्रेन्स है ना, और वो रोटेशन में जा रहा है, और इस स्टोन को हम इधर उधर खिसका के हम इसके सरफेस को लास्टली और चमका रहे हैं, एक तरह का और ब्राइटनेस दे रहे हैं उसका। मतलब माइनर सा भी अगर कुछ है तो उस सब चीजों को भी हम रिमूव कर रहे हैं। तो यही है सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन। सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस में जो दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस आता है वो है पॉलिशिंग एंड बफिंग। दोनों बिल्कुल एक क्लोज टर्म है, पॉलिशिंग एंड बफिंग। और ये जो है तो काफी एग्जाम में जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही काफी इम्पोर्टेंट है, और डायरेक्ट डिफिनेशन के साथ इसको पूछ देता है ना। तो पॉलिशिंग में होता क्या है कि दोनों ही एक मतलब सरफेस को ग्लूमी जैसा, मतलब एक ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए काम आता है पॉलिशिंग में। तो दोनों में कह रहा है कि पॉलिशिंग एंड बफिंग व्हील मेड ऑफ क्लॉथ। पहला बात तो ये दोनों का जो टूल्स होता है वो क्लॉथ, कपड़ा हो गया एक तरह का, है ना। ये कपड़ा का, क्लॉथ का बना हुआ रहता है ना। या फेल्ट या कोई ऐसा सिमिलर मटेरियल जो एकदम लूज हो, ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट हो और हैव ए कसनिंग इफेक्ट। कसनिंग मतलब होता है गद्देदार जैसा। जैसे हम लोग मोटा सा कपड़ा लेकर के भी अगर हम लोग कोई वर्क पीस को अच्छा से पोंछ देते हैं तो भी वर्क जो है चमकने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह का ये एक पॉलिशिंग हो गया। तो पॉलिशिंग इज डन विथ वेरी फाइन एब्रेसिव। इसमें जो एब्रेसिव यूज होता है वो एकदम फाइन होता है, एकदम पतला होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है, और वो लूज होता है, ठीक है। लूज फॉर्म एंड इज स्मीयर्ड ऑन द पॉलिशिंग व्हील। ये पॉलिशिंग व्हील के ऊपर स्मीयर्ड मतलब एक तरह का पाउडर हो गया, है ना। जैसे कि हम लोग कैरम बोर्ड में खेलते हैं, और जब हम लोग देखते हैं कि कैरम का जो यहाँ पर
जो यहाँ पर इसका गोटी है वो अगर इधर उधर नहीं खिसकता है तो हम पाउडर मार देते हैं, है ना। तो पाउडर मार देते हैं तब तो ये एकदम भागने लगता है। क्यों? तो क्योंकि इसका ऐसे रफ एक्शन हो रहा था और अब ये इसको डाल दिए तो ये ग्रेन्स के ऊपर से ये तैरते हुए मतलब भागता है आगे की ओर। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, पॉलिशिंग ही है। तो इसमें क्या हो गया कि पॉलिशिंग ऑपरेशंस में जो ये एब्रेसिव होता है वो लूज फॉर्म में होता है और ये खुद ये क्लॉथ का बना हुआ रहता है ना। तो इसमें बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है पॉलिशिंग में। ठीक है, और इस तरह से इसमें क्या करते हैं, पॉलिशिंग व्हील को वर्क के अगेंस्ट जो है रबिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर सरफेस हमको फाइनल फिनिश मिल जाता है। लेकिन इसमें जो एब्रेसिव यूज करते हैं पॉलिशिंग के लिए वो एकदम सॉलिड फॉर्म में ही यूज करते हैं, है ना। और वो एक पाउडर्ड फॉर्म में होता है। और बफिंग में जो है, बफिंग में जो यूज होता है एब्रेसिव, वो उसको हम लोग किसी फ्लूइड के साथ मिला के देते हैं, जैसे कि ग्रीस हो गया, ग्रीस के साथ हम लोग एब्रेसिव को मिला करके और वर्क पीस के सरफेस पर पूरा जो है तो ग्रीस मार के, है ना, पूरा ग्रीसिंग कर दिए अच्छा से, और फिर इसको कपड़ा से पूरा पोंछ दिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, सरफेस जो है पहले से ज्यादा ग्लूमी हो गया, वो आज ज्यादा लस्ट्रस हो गया, चमकदार हो गया, है ना। तो इसमें जो एब्रेसिव ग्रेन्स होता है उसको एक कैरिंग मीडियम के थ्रू जो है अप्लाई किया जाता है, जैसे ग्रीस के साथ मिला करके, और तब उसको हम लोग सिंपल हाथ से ही या कपड़ा से ही रगड़ देते हैं सरफेस को, तो वही हमारा कहलाता है बफिंग। तो बफिंग में यही याद रखेंगे कि इसमें एक कैरिंग मीडियम होता है ग्रेन्स को ले जाने के लिए, जैसे ग्रीस हो गया, और उसको दे करके और मटेरियल को थोड़ा बहुत रिमूव होता है इसमें, मतलब बहुत ही कम रिमूव होता है, नहीं के बराबर ही हम बोल दें इस तरह से। और लेकिन हमको लस्ट्रस सरफेस जो है वो फाइनल मिल जाता है ना। और पॉलिशिंग और बफिंग में चूंकि मेटल रिमूविंग रेट वेरी 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 स्मॉल है, मतलब नहीं के बराबर है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इससे डायमेंशनल एक्यूरेसी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पॉलिशिंग बफिंग करने से डायमेंशन घट जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एक सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन, एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग। एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग में होता क्या है कि इसमें दो व्हील होता है ना। एक व्हील जो होता है वो हमारा ड्राइवर होता है, ड्राइवर मतलब इस पर जो पावर आ रहा है और इस पावर से अपना ये रोटेट कर रहा है। दूसरा व्हील पर नो पावर, कोई पावर नहीं होता है। इन दोनों ही व्हील पर एक एब्रेसिव बेल्ट, ये एक एब्रेसिव बेल्ट जो है ये गुजरता है, और इस बेल्ट का जो ये सरफेस है, या तो ये इंटरनल सर्फेस दोनों नीचे और ऊपर, है ना, ये एब्रेसिव इसमें चिपका हुआ रहता है। यानी कि ये बेल्ट जो होता है वो रफ होता है, छूने में ये क्या लगेगा, रफ लगेगा, है ना। हालांकि ये भी एक तरह का क्लॉथ का ही बना हुआ रहता है बेल्ट, और ये भी बिल्कुल पॉलिशिंग और बफिंग के जैसा ही ये भी एक सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन देता है। इसीलिए इसमें भी जो बेल्ट होता है ये खुद ये एक सॉफ्ट मटेरियल हो गया, मतलब कपड़ा टाइप का ही, कपड़ा में ही ये हार्ड, मतलब क्लॉथ में ही एक हार्ड क्लॉथ टाइप का है, इसमें अपना ग्रेन्स रहता है चिपका हुआ। तो हम लोग सिंपली ये क्या होता है अपना रोटेट करते रहता है हम लोग। अगर वर्क पीस है, जैसे ये हमारा वर्क पीस है, तो इस वर्क पीस को हम लोग लेते हैं और इस बेल्ट के ऊपर जो है रख के इसको रगड़ देते हैं, इसी बेल्ट पर रेसिप्रोकेट करके हम आगे पीछे करके रबिंग कर देते हैं। तो इससे भी क्या होता है, ये अपना बेल्ट इधर घूम रहा है, ताकि चूंकि वर्क पीस को इस पर रगड़ेंगे तो बेल्ट का भी क्या होगा, वियर होगा, है ना। तो बेल्ट का वियर होगा, तो इसीलिए ये बेल्ट घूमते रहता है ताकि किसी एक ही जगह पर वियर ना हो, है ना। बेल्ट घूमते रहता है, इसीलिए हमेशा नया नया पॉइंट जो है इसमें आते रहता है, और हम लोग वर्क पीस को सिंपली ले करके और इसको इस बेल्ट के ऊपर ऐसे ऐसे अपना हाथ से ही, या कोई अपना मशीन में भी ऑटोमेटिक मशीन होता है तो उससे भी हम लोग इस पर रगड़ देते हैं, रबिंग कर देते हैं। बस हो गया हमारा जो यहाँ पर
चूंकि बेल्ट के ऊपर एब्रेसिव है छोटा छोटा वेरी स्मॉल में, तो वो हल्का फुल्का इसको क्या कर देता है, टॉप लेयर का जो सरफेस है उसको थोड़ा सा हल्का सा रिमूव करके और इसको फिनिशिंग ऑपरेशन दे देता है। या फिर इसमें कोई भी छोटा छोटा कहीं पर माइनर सा हिल्स बना हुआ है तो वो हिल्स सबको ब्रेक करके और ये पूरा स्मूथ सरफेस हमें प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से पॉलिशिंग, बफिंग और एब्रेसिव बेल्ट ग्रिंडिंग के थ्रू हम वर्क पीस को सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस देते हैं, जिससे मतलब वो फाइनल सुपर फिनिशिंग होने के बाद अब पूरी तरह से वर्क पीस जो है वो फिनिश्ड है। अब हम उसको किसी अपना एप्लीकेशन में पर्पस में हम उसकी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एब्रेसिव बेल्ट विथ ए वेरी फाइन ग्रिट में बी यूज फॉर पॉलिशिंग ऑफ एप्लीकेशन। कभी कभी एब्रेसिव बेल्ट जो जिसमें अगर वेरी फाइन ग्रिट है यानी एब्रेसिव ग्रेन्स बहुत ही फाइन है तो उसका पॉलिशिंग ऑपरेशन करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये था हमारा एक तरह का सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस।